मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था मिंग्याओ विंग को स्टोर रूम के पास लेके गया था। अब आगे मिंग्याओ ने अचानक से विंग को स्टोर रूम के अंदर धक्का दे दिया और स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके अपनी क्लास में चला गया। स्टोर रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। विंग बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था, मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। विंग को स्टोर रूम के अंदर बहुत डर लग रहा था। वो तेज तेज के रो रहा था। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया। कुछ समय बाद सिसकियों की भी आवाज़ें आनी बंद हो गई, क्योंकि विंग रोते रोते बेहोश हो गया था। वो स्टोर रूम के अंदर बेसुध पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जब वांगजी विंग की क्लास में पहुंचा, उसे विंग कहीं नहीं मिला। उसने तो विंग को उसका इंतज़ार करने के लिए कहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग उसे बिना बताए कहाँ जा सकता है। वांगजी ने विंग को पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिला। वांगजी एक समझदार बच्चा था, इसलिए उसने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और मदद मांगने के लिए सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया। वांगजी ने प्रिंसिपल से ऑफिस के अंदर आने के लिए परमिशन मांगी। प्रिंसिपल वांगजी को अच्छे से जानता था, क्योंकि वांगजी उनके स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट था। प्रिंसिपल ने वांगजी को अंदर आने के लिए परमिशन दे दी। प्रिंसिपल ने वांगजी से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम्हें तो अपनी क्लास में होना चाहिए था। विंग को ढूंढते ढूंढते ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया था और अब स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट हो गई थी। इसलिए प्रिंसिपल वांगजी से कह रहा था कि उसे तो उसके क्लास में होना चाहिए था। वांगजी प्रिंसिपल को विंग के मिसिंग होने की बात बता देता है। प्रिंसिपल कहते हैं, विंग का तो आज फर्स्ट डे था स्कूल में, वो मिसिंग कैसे हो सकता है? आज से पहले तो कभी कोई बच्चा इस स्कूल से मिस नहीं हुआ। प्रिंसिपल वांगजी से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम विंग को ढूंढ लेंगे और स्कूल में ही कहीं खेल रहा होगा। प्रिंसिपल घंटी की सहायता से अपने गार्ड को केबिन के अंदर बुलाते हैं और विंग को पूरे स्कूल में ढूंढने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल कॉल करके ऑर्फनेज हेड को भी स्कूल बुला लेते हैं। आखिर विंग के केयर टेकर वही तो थे, तो उन्हें इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी था। कुछ ही समय में ऑर्फनेज हेड उस स्कूल में पहुंच जाते हैं। ऑर्फनेज हेड भी विंग के लिए परेशान थे। सब मिलकर विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो स्कूल ऑफ होने का समय भी हो गया था। एक एक करके सब बच्चे अपने घर जा रहे थे। स्कूल में सिर्फ टीचर, प्रिंसिपल, वांगजी, गार्ड और ऑर्फनेज हेड बचे थे। ऑर्फनेज हेड ने कई बार वांगजी को मिंग्याओ के साथ वापस ऑर्फनेज जाने के लिए कहा, लेकिन वांगजी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने छोटे से दोस्त को ढूंढना चाहता था, इसलिए वांगजी भी उनके साथ रुक गया। मिंग्याओ स्कूल से एक ईविल स्माइल के साथ चला गया। मिंग्याओ अपनी जेलसी के कारण सही गलत सब कुछ भूल चुका था। मिंग्याओ खुद एक बच्चा था, उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपनी जेलसी में एक क्राइम कर दिया। वो जानबूझकर एक बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा था, जिस बच्चे ने कभी उसका कोई नुकसान नहीं किया था। गार्ड प्रिंसिपल से कहते हैं, सर पूरे स्कूल में बच्चा कहीं नहीं है, कहीं बच्चा स्कूल से बाहर तो नहीं चला गया? प्रिंसिपल कहते हैं, विंग स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेन गेट पर जो गार्ड खड़े हैं वो बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि विंग सिर्फ 4 साल का है, इसलिए विंग स्कूल के अंदर ही होगा। प्रिंसिपल कहते हैं, काश इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो विंग को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता। इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये चैरिटी स्कूल था। इसमें ज़्यादातर बच्चे गरीब फैमिली के या अनाथालय के बच्चे पढ़ते थे, इसलिए इस स्कूल में ज़्यादा सुविधा नहीं थी। आखिर इस स्कूल को डोनेशन भी लिमिटेड ही मिलती थी, इसलिए वो सारा डोनेशन बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने में लगा देते थे, ताकि बच्चे फ्यूचर में कुछ अच्छा करें और अपनी गरीबी की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाएं। प्रिंसिपल अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि उनके कानों में मैथ टीचर की आवाज़ गूंजी। मैथ टीचर ने कहा, हमने पूरा स्कूल ढूंढ लिया, हर क्लास, गार्डन, कैंटीन, सब कुछ, बस स्टोर रूम का एरिया बचा है। क्या इतना छोटा बच्चा अपने आप स्टोर रूम की तरफ जा सकता है? प्रिंसिपल तो स्टोर रूम के बारे में भूल ही गए थे, क्योंकि उधर कोई जाता ही नहीं था। प्रिंसिपल ने कहा, ऐसे तो विंग का वहाँ जाना मुश्किल है,
फिर भी एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। सब एक साथ स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए, जो स्कूल के बैक साइड एरिया में था। बैक साइड एरिया बहुत शांत था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विंग यहाँ पर होगा। विंग को ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन अभी किसी ने हिम्मत नहीं हारी थी। सब दिल में यही दुआ कर रहे थे कि विंग ठीक हो। जब सब स्टोर रूम के पास पहुंचे तो स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। प्रिंसिपल ने कहा, ऐसा लग तो नहीं रहा कि विंग यहाँ पर है, लेकिन वांगजी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान थे। विंग जमीन पर बेहोश पड़ा था। टीचर ने कहा, विंग ऐसे अंदर पड़ा है और किसी ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर इस बच्चे के साथ ऐसा किया है। ऑर्फनेज हेड विंग को अपने गोद में ले लेते हैं, जिसका पूरा शरीर तप रहा था, और वो कहते हैं, इस मासूम के साथ ऐसा किसने किया। प्रिंसिपल कहते हैं, ये तो विंग ही बता सकता है। आप फिक्र मत करिए, जिसने भी विंग के साथ ये मजाक किया है उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अभी आपको विंग का ख्याल रखना चाहिए, बाकी आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। ऑर्फनेज हेड वहाँ पर सबको थैंक्स बोलते हैं और विंग और वांगजी को वापस ऑर्फनेज ले जाते हैं। ऑर्फनेज पहुंचकर ऑर्फनेज हेड विंग को उसके रूम में सुला देते हैं। फिर वो मेडिसिन विंग को खिलाते हैं ताकि बुखार उतर जाए। पूरी रात ऑर्फनेज हेड और वांगजी विंग के रूम में ही रहते हैं। दोनों को ही विंग की बहुत फिक्र हो रही थी। ऊपर से विंग डर के मारे बार बार काँप रहा था और नींद में कह रहा था, प्लीज़ मुझे अंदर बंद मत करो, मुझे जाने दो। इसे साफ पता चल रहा था विंग को स्टोर रूम के बुरे सपने आ रहे थे, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि किसी ने जानबूझकर विंग को स्टोर रूम के अंदर बंद किया था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विंग की दुश्मनी किससे थी। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, ऊपर से आज स्कूल में उसका पहला दिन था, तो उसे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा। ये बात उनके समझ के बाहर थी, इसलिए वो विंग के होश में आने का इंतजार कर रहे थे ताकि विंग उन्हें कुछ बता सके। विंग का ख्याल रखते रखते वांगजी और ऑर्फनेज हेड को विंग के रूम में ही नींद आ गई। दोनों चेयर पर बैठ के सहारे सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की नींद खुली। विंग की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। शायद वो कल के सदमे से अभी उभरा नहीं था। विंग के उठने से ऑर्फनेज हेड और वांगजी की नींद भी खुल गई। विंग ने जैसे ही अपने प्यारे गगा को अपने सामने देखा और वांगजी के गले से लग गया और तेज तेज के रोने लगा। वांगजी प्यार से विंग के बालों को सहला रहा था और विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग रोना बंद करो, तुम्हारे गगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें अपने गगा को कल के बारे में सब कुछ बताना होगा। कल तुम स्टोर रूम में कैसे पहुँचे, मैंने तुमसे कहा था ना कि क्लास में मेरा इंतज़ार करना, तो तुम वहाँ कैसे पहुँचे, मुझे सारी बात बताओ। विंग वांगजी के गले लगे हुए सब कुछ बताने लगा। उसने तो ऑर्फनेज हेड को अपने रूम में देखा ही नहीं, जो उन दोनों को गौर से देख रहा था और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वांगजी धीरे धीरे अपने द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रहा था और अपने दिल में किसी को जगह दे रहा था, और दूसरी तरफ विंग आंख बंद करके वांगजी पर भरोसा कर रहा था और उसके साथ खुद को सेफ महसूस कर रहा था। विंग ने वांगजी को सब कुछ बता दिया कि कैसे उस गंदे लड़के ने उससे कहा था कि तुम्हारे गगा तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो गंदे लड़के के साथ चला गया। ऑर्फनेज हेड को समझ नहीं आ रहा था कि विंग गंदा लड़का कह के किसे संबोधित कर रहा है, लेकिन वांगजी को अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि विंग ने इससे पहले भी मिंग्याओ को गंदा लड़का कहा था। ऑर्फनेज हेड ने विंग और वांगजी के प्यार भरे लम्हों को डिस्टर्ब करते हुए पूछा, ये गंदा लड़का कौन है। विंग ने ऑर्फनेज हेड की आवाज़ सुनी और वो डर के मारे वांगजी से और चिपक गया। पता नहीं क्यों उसे वांगजी के साथ बहुत सेफ महसूस हो रहा था। वांगजी ने ऑर्फनेज हेड की तरफ देखा और कहा, सर ये मिंग्याओ की बात कर रहा है। ऑर्फनेज हेड को मिंग्याओ के ऐसा करने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने वांगजी से कहा, बेटा मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तुम मुझे मेरे कैबिन में आके मिलो, पहले विंग को ब्रेकफास्ट करा के सुला देना। वांगजी ने हाँ में अपना सर हिलाया। ऑर्फनेज हेड विंग के कमरे से बाहर निकलकर अपने कैबिन में चले गए। इधर वांगजी ने कुछ हद तक विंग को संभाल लिया था और उसे ब्रेकफास्ट करा के वापस सुला दिया था। विंग ने सोने के बाद भी वांगजी का हाथ कस के पकड़ रखा था, जैसे अगर वो वांगजी का हाथ छोड़ देगा तो वांगजी उससे कहीं दूर चला जाएगा। वांगजी का मन नहीं कर रहा था कि विंग को ऐसे छोड़ के जाए,
लेकिन उसे ऑर्फनेज हेड को मिलकर सब कुछ बताना था। इसलिए पहले वांग जी ने अपना हाथ विंग के हाथ से छुड़वाया और फिर वो विंग के रूम से निकल गया। ऑर्फनेज हेड के केबिन के अंदर ऑर्फनेज हेड ने वांग जी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मिंग्याओ ने विंग के साथ ऐसा क्यों किया? वांग जी ने ऑर्फनेज हेड को उस दिन की लड़ाई के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उस दिन विंग उसकी मदद के लिए किसी कर्मचारी को बुला के लाया था। वांग जी ने आगे कहा, मुझे लगता है मिंग्याओ ने उस दिन का बदला विंग से लिया है। ऑर्फनेज हेड को मिंग्याओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतनी छोटी सी बात का बदला कैसे ले सकता है? ऐसे में विंग ने कुछ गलत नहीं किया था। ऑर्फनेज हेड को थोड़ा गुस्सा अपने ऊपर भी आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो अपने ऑर्फनेज के बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा पाए, तभी तो मिंग्याओ ने ऐसा किया। अगर विंग उन्हें नहीं मिलता तो हो सकता था वो भूखा प्यासा उस रूम में ही मर जाता। ऑर्फनेज हेड ने अपने मन में कुछ डिसाइड किया और वांग जी को वापस भेज दिया। ऑर्फनेज हेड ने वांग जी के जाने का इंतजार किया और वांग जी के जाने के बाद उन्होंने मिंग्याओ को अपने रूम में बुलाया। ऑर्फनेज हेड ने मिंग्याओ से कहा, मिंग्याओ, कल तुम बीजिंग के ऑर्फनेज जा रहे हो। मिंग्याओ ने कहा, सर, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मैंने क्या किया? ऑर्फनेज हेड ने कहा, ये भी मुझे बताने की जरूरत है। आज तुम्हारे वजह से हमने विंग को खो ही दिया था। तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा? मिंग्याओ ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसने शर्म के कारण अपनी नज़रें नीचे नहीं की थी, बल्कि उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों का गुस्सा ऑर्फनेज हेड ना देखे, इसलिए उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। मिंग्याओ को बीजिंग के ऑर्फनेज भेज दिया गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। कोई किसी की याद में 2 साल काट रहा था, तो कोई अपने बेटे को ढूंढने में बिजी था, तो कोई इन 2 सालों में दोस्ती की ऊंचाइयों को छू रहा था। इन 2 सालों में वांगजी और विंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। विंग 6 साल का हो गया था और वांगजी 13 साल का हो गया था। विंग के लिए वांगजी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकता था, उसके साथ खुद को सेफ महसूस कर सकता था। लेकिन वांगजी के साथ ऐसा नहीं था। वांगजी विंग को सिर्फ दोस्त नहीं मानता था। समय बीतने के साथ वांगजी की फीलिंग विंग के प्रति स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन वांगजी अभी छोटा था, इसलिए उसे अपनी फीलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। विंग जहाँ लैंजा और सिचैन को धीरे धीरे भूलता जा रहा था, लेकिन इसके विपरीत लैंजा और सिचैन विंग को नहीं भूले थे। एक तो उनके पास विंग की फ़ोटो थी, दूसरा सिचैन अक्सर विंग के बारे में बात करता था, जिसके कारण लैंजा विंग को भूल नहीं पाया था, क्योंकि सिचैन अक्सर उसे बीते हुए लम्हों की कहानियाँ सुनाते थे जो उन्होंने विंग के साथ बिताई थी। इसलिए लैंजा के दिल में विंग की यादें अभी ताज़ा थी। जैसे जैसे सिचैन विंग के बारे में बात करते थे, लैंजा का दिल विंग को देखने का करता था। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विंग कहाँ है। बस वो इंतज़ार कर सकते थे कि कब किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए और वो एक बार फिर अपने विंग से मिल सके। जहाँ संघाई शहर में सब अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर और मिसेस वी को एक उम्मीद की किरण मिली थी कि वो वापस अपने बेटे को खोज पाएंगे। 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद वो संघाई शहर में शिफ्ट हो रहे थे। अब उनके पास कई मौके थे अपने बेटे को ढूंढने के। बस वो एक हफ्ते बाद संघाई शहर में आने वाले थे। अब उनकी पहुंच भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।